दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जीवंत और रंग-बिरंगी सांस्कृतिक विरासत की इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको बेहतरीन सिनेमाई कहानी कहने की कला तो मिलेगी ही, साथ ही यूपीएससी या यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में सीधे काम आने वाले ज़रूरी फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे एक ऐसे दिलचस्प सवाल से करते हैं जो अक्सर आपके कल्चरल एग्जाम्स में टकरा ही जाता है। जरा सोचिए, 108 तेल के दीपक और करीब 50 किलो का वजन, वो भी सीधे सिर पर रखकर नाचना। कोई अंदाजा है कि ये कौन सा लोक नृत्य हो सकता है? बिल्कुल सही, ये है मनमोहक चरकुला नृत्य। ब्रज क्षेत्र की ये एक ऐसी लुभावनी परंपरा है जो मुख्य रूप से होली के दौरान की जाती है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने भारी वजन के बावजूद नर्तक बेहद तेज और गजब की सुंदर गतियां करते हैं। ढोलक की थाप पर होता ये नृत्य सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति का एक बेहद अनूठा रूप है। तो आज हम इस सांस्कृतिक मैप को कैसे कवर करेंगे? पहले देखेंगे नृत्यों की दिव्य उत्पत्ति, फिर हमारा गौरव यानी कथक, उसके बाद ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मिर्जापुर सोनभद्र के नृत्य, और हाँ, आखिर में हम देखेंगे परीक्षा के नजरिए से सबसे अहम फैक्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिव्य उत्पत्ति, यानी ये ब्रह्मांडीय नृत्य शुरू कहाँ से हुए। देखिए, एक बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी जड़ें सीधे हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ही ले लीजिए। उसके अनुसार भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों का सार निकालकर नाट्य वेद की रचना की। फिर भगवान शिव का तांडव आता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। वहीं देवी पार्वती ने लास्य किया, जो नृत्य का एक बेहद कोमल और स्त्रैण रूप है। बस यहीं से नृत्यों की ये पूरी धारा आगे बढ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और बेहद खास हिस्से की तरफ, उत्तर प्रदेश का अपना गौरव और उत्तर भारत की शान, कथक। इस कला का ऐतिहासिक सफर समझना बहुत दिलचस्प है। सोचिए, इसकी शुरुआत ब्रजभूमि की रासलीला से हुई। फिर आए कथिक, यानी वो कहानीकार जो अपने हाव भाव और संगीत के जरिए महाकाव्यों की कथाएं सुनाते थे। इसके बाद मुगल काल में ये कला शाही दरबारों तक पहुंची, जहां इसमें लयबद्ध कदमों की गति और वो तेज चक्री शामिल हुई। और फाइनली इसने लखनऊ, बनारस और जयपुर जैसे 3 विशाल घरानों की एक दमदार विरासत खड़ी कर दी। अब हम अपनी क्षेत्रीय यात्रा के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं ब्रज क्षेत्र के नृत्यों से। अब ब्रज की बात हो और कृष्ण भक्ति का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ के नृत्यों में आपको रासलीला, चरकुला, मयूर नृत्य, घड़ा और झूला नृत्य देखने को मिलेंगे। ये सभी कलाएं पौराणिक भक्ति के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि ये पूरे ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन गई हैं। चाहे वो सावन का झूला नृत्य हो या फिर रासलीला का मंचन, हर जगह आपको उल्लास और देवत्व का संगम दिखेगा। जैसे आप इस मयूर नृत्य को ही ले लीजिए। इसमें कलाकार बिल्कुल मोर के पंखों जैसी दिखने वाली शानदार और रंग-बिरंगी वेशभूषा पहनते हैं। असल में ये नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम के उस प्रसंग को फिर से जीवंत करता है, जहाँ कृष्ण ने राधा को खुश करने के लिए मोर का रूप धारण कर लिया था। है ना कमाल की कहानी। यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जो आपको समझना होगा, रासलीला और घड़ा नृत्य के बीच का फर्क। रासलीला एक कथात्मक नृत्य है, यानी एक पूरी कहानी बयां करता है जो सदियों पुरानी है। दूसरी तरफ घड़ा नृत्य एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस है। इसमें नर्तक रथ पर खड़े होकर सिर पर कई घड़े रखकर गजब का बैलेंस और एकाग्रता दिखाते हैं। व्रत से निकलकर अब हमारी क्षेत्रीय यात्रा पहुंचती है चौथे पड़ाव पर, यानी बुंदेलखंड और पूर्वांचल की अद्भुत कला की तरफ। यहाँ का एक बहुत ही खास नृत्य है ख्याल नृत्य। ये बुंदेलखंड के स्थानीय जीवन को बड़ी खूबसूरती से समेटता है। दरअसल जब परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो इस खुशी को जाहिर करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। नर्तक अपने सिर पर बांस और रंगीन कागज से बना एक छोटा सा मंदिर रखते हैं और ढोलक की थाप पर अपनी खुशियां और भावनाएं व्यक्त करते हैं। अब अगर हम अवध और पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ आपको कई अलग अलग रंग दिखेंगे। जैसे पूर्वांचल का धोबिया नृत्य, जो एक खास समुदाय की पहचान है, या फिर दशहरे में होने वाली रामलीला, जो महाकाव्यों को हर आम इंसान तक पहुंचाती है।
और नौटंकी को तो हम कैसे भूल सकते हैं। ये हमेशा से ही व्यंग्य, मनोरंजन और समाज को कड़ा संदेश देने का एक बेहद पावरफुल माध्यम रही है। चलिए, इस भौगोलिक यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने 5वें हिस्से में, मिर्जापुर और सोनभद्र के नृत्यों की ओर। कजरी के बारे में तो आपने पक्का सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कजरी सिर्फ एक ग्रामीण लोकगीत नहीं रहा? बनारस घराने की रसूलन बाई जैसी महान गायिकाओं ने इसे एक सेमी क्लासिकल जॉनर का दर्जा दिला दिया। इसका नाम बारिश के उन काले बादलों से पड़ा है जिन्हें काजल कहा जाता है। ये मानसून के सीजन में गाया जाता है और इसमें प्रेम और विरह की बड़ी ही गहरी भावनाएं होती हैं। चलिए, अब आपकी याददाश्त को परखने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और फैक्चुअल सवाल लेते हैं। ये सवाल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि मिर्जापुर और सोनभद्र का ये मशहूर कर्मा नृत्य मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती है? तो इसका सीधा सा जवाब है खरवार जनजाति। कर्मा पूजा के दौरान ये लोग करम पेड़ की एक शाखा को बीच में गाड़ देते हैं और फिर मांदर, शहनाई और झांझ की शानदार धुनों पर एक घेरा बनाकर नाचते हैं। असल में ये नई फसल बोने की खुशी और प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। फाइनली हम आते हैं अपने छठे और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, परीक्षार्थियों का आधार, यानी आपके एग्जाम्स के लिए कुछ सीधे सीधे और हाई यील्ड फैक्ट्स। देखिए, ये जो सामने टेबल है ना, ये मैचिंग वाले सवालों के लिए आपका ब्रह्मास्त्र है। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ब्रज का सीधा संबंध है चरकुला और रासलीला से, बुंदेलखंड मतलब ख्याल, पूर्वांचल मतलब धोबिया। और जब बात आए सोनभद्र और मिर्जापुर की, तो आपको याद रखना है कर्मा और कजरी। और सिर्फ क्षेत्र ही नहीं, इन नृत्यों से जुड़े कुछ खास कीवर्ड्स भी आपको याद रखने हैं, जो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। जैसे ही प्रश्न में 108 दीपक या 50 किलो दिखे, तुरंत समझ जाइए कि चरकुला की बात हो रही है। अगर करम के पेड़ की शाखा या मांदर का जिक्र हो, तो जवाब कर्मा होगा। ये कीवर्ड्स आपके मेमोरी एंकर हैं। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट्स अंत में हमें एक ही बात समझाते हैं। ये नृत्य सिर्फ परीक्षा में रटने के लिए नहीं है। ये इस क्षेत्र की जीवंत, धड़कती हुई आत्मा है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि लोगों का एक दूसरे से जुड़ने का, अपनी खुशियां बांटने का और जिंदगी को सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आज जब मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण हमारी हर चीज को तेजी से बदल रहा है, तो हमारी ये लोक कलाएं अपनी पहचान कैसे बचाएंगी? इन विरासतों को सहेजना सिर्फ इतिहास को बचाना नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हमारी असल जड़ें कहाँ हैं। आज के सांस्कृतिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।